तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास, जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों में से बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, है ना। उन लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना पसंद होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, दिमाग में आपको छपता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो ये आपके हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्होंने 5वीं सदी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्राचीन टीलों स्मारकों का उत्खनन करके वहाँ से प्राप्त जो वस्तुएं हैं कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है ना। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये जो वस्तु है ना, इतने दिनों की है और कैसे पता कर लेते हैं। तो ये कार्बन डेटिंग होती है ना, जो एक विधि होती है रेडियो कार्बन डेटिंग, ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत के संदर्भ में प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के क्या दिया है, बोगम गोई से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिए प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगम गोई से प्राप्त हुआ है, जिसमें से इंद्र, मित्र व वरुण व नासत्य नामक वैदिक देवताओं का उल्लेख भी मिलता है। जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है वो बहुत आईएमपी है। देखिए दिया है कि भारत के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में से मिलता है, जिसकी रचना कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा की गई थी। अगला नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और ये भाव चित्रात्मक लिपि में आपके लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो दिए हैं भाव चित्रात्मक, अर्थात सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर हुए हैं और ये पढ़े नहीं गए हैं, ये भाव चित्रात्मक हैं, आपके याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो अशोक कालीन आपके हैं, जिनमें से सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने यहाँ पर पढ़ा था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने यहाँ पर पढ़ा था, याद रखिएगा। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि प्राचीन भारत के अधिकांश सिक्के धातुओं के बनाए जाते थे। जिन सिक्कों पर कोई लेख या तिथि नहीं मिलती थी, केवल आकृति मिलती थी, उनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, अगला पॉइंट, सिक्कों पर लेख या तिथि उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानी शासकों ने प्रारंभ किया था। जो सिक्के हैं उनमें जो तिथियाँ हैं या लेख है, इसकी परंपरा जो शुरुआत की थी यूनानी शासकों ने शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में सर्वाधिक सिक्के जो आपके चलाए हैं, दोस्तों याद रखिए कि भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल के मिलते हैं। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त शासकों द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के। ठीक है, अगर पूछे सर्वाधिक सोने के सिक्के तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक सोने के सिक्के ये गुप्त काल के समय आपके। और कुषाण शासकों ने क्या किया है, तो कुषाण शासकों के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के यहाँ पर चलाए गए थे, याद रखिएगा। वहीं पर क्वेश्चन आपसे होता है शीशे के सिक्के, तो सातवाहन शासकों द्वारा सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन भारत में मूर्ति का जो निर्माण है वो कुषाण काल में आरंभ हुआ था। ठीक है, मूर्तियों का जो निर्माण है ये कुषाण काल में आरंभ हुआ था। इस काल की जो गंधार कला है ये विदेशी प्रभाव से है ना। जो गंधार कला है ये विदेशी प्रभाव से आपकी प्रभावित है। वहीं पर जो मथुरा अपने यहाँ पर मथुरा आपकी है ये पूर्णतः स्वदेशी है, अर्थात मथुरा में जो कलाकृतियाँ हैं वो स्वदेशी तरीके की है। गंधार कला जो आपकी विदेशी प्रभाव से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भरहुत बोधगया अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है उत्तर भारत के मंदिर जो हैं वो नागर शैली में हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो आपके द्राविड़ शैली में है। दक्षिणापथ अर्थात जो मध्य समय में आपके होते हैं या मध्य भारत में हैं वो आपकी कौन है, तो बेसर शैली में आपको निर्मित किए गए हैं। तीनों पॉइंट याद रखना, भारत में 3 प्रकार की शैलियाँ हैं, मंदिर बनाने की 3 प्रकार की शैली याद रखिए। यहाँ पर नागर शैली है ना, फिर यहाँ पर द्राविड़ शैली और आपकी देखा जाए तो आपकी बेसर शैली हो जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में देखिए वेद, रामायण, महाभारत और पुराण आपके मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था और महाभारत की रचना किसने किया, तो आपकी महर्षि वेदव्यास ने किया। तो याद रखिए रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने, महाभारत की रचना तो आपकी महर्षि वेदव्यास ने की थी। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है
कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। ठीक है, कौटिल्य शास्त्र का जो अर्थशास्त्र है ये महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। याद रखिएगा, विधियों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगला दिया है, इनमें से प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था की जानकारी भी मिलती है ना। मतलब देखा जाए भारतीय राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी, अर्थात ये विधि ग्रंथ है आपका जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अगला है कि अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास की एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की एक महत्वपूर्ण रचना है। फोक्यूकी ये चीनी यात्री था, है ना। फायान की रचना है, याद रखिएगा कि फायान की रचना है फोक्यूकी, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो फायान है इसकी पुस्तक का नाम क्या है, फोक्यूकी है, और ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत आया था। वहीं पर देखा जाए ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सियूकी, और यहाँ पर ये हर्षवर्धन के समय देखा जाए तो 629 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, तहकीक हिंद अर्थात किताबुल हिंद जो कि अलबरूनी की रचना है, महमूद गजनी के समकालीन यहाँ पर आया था। याद रखिएगा कि अलबरूनी की रचना है, महमूद गजनवी का समकालीन यहाँ पर, याद रखिए इसकी रचना का नाम है तहकीक हिंद हो जाएगा। अगला पॉइंट देखो यहाँ पर दिया गया है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप देख सकते हैं दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कार्य पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक हैं सर जॉन मार्शल के निर्देशक में हुआ था। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो उत्खनन का कार्य हुआ है वो इसके महानिदेशक कौन है, तो आपके सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया है कि हड़प्पा नगर की जो खुदाई है वो राय बहादुर क्या है, क्वेश्चन याद रखिए, हड़प्पा नगर की जो खुदाई है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, और वहीं पर मोहनजोदड़ो की खुदाई रखाल दास बनर्जी ने 1922 में करवाया था। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो मांडा जो कि आपके जम्मू कश्मीर पड़ता है। दक्षिण में अगर जाते हैं तो महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, दैमाबाद। पश्चिम में जाते हैं तो सुतकुंगडोर जो कि अब बलूचिस्तान में है, और पूरब में देखा जाए तो आलमगीर जो मेरठ में है। अर्थात कुल मिला के देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, है ना, कुछ इस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में से ये आपकी जगह हैं जो बनते हैं। अगला दिया गया है कि 7 सैंधव स्थल, याद रखिए कभी क्वेश्चन ये पूछे कि सैंधव स्थल में कितने ऐसे स्थल रहे हैं जिनको नगर की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा 7 सैंधव स्थल जो कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदूदड़ो है, कालीबंगा है, बनवाली है, लोथल है, धौलावीरा है, ये नगर हैं, इनको मतलब इनको नगर की संज्ञा दी गई। तो 7 ऐसे स्थल हैं जिनको नगर की संज्ञा यहाँ पर दी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इस सभ्यता की विशेषता उत्तम नगर नियोजन और संचार व्यवस्था है। कभी कभी ये होता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नगर नियोजन, है ना, क्या है, नगर नियोजन, और नगर नियोजन के साथ साथ संचार व्यवस्था भी आपकी रही है। ठीक है, कभी कभी कूट भाषा में क्वेश्चन बन जाता है ना, कि नगर नियोजन संचार व्यवस्था या इनमें से दोनों, तो आप कहेंगे सर इस सभ्यता में क्या था, हड़प्पा में यहाँ पर नगर नियोजन भी था और आपकी संचार व्यवस्था भी आपकी थी। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अगला है, लोथल से विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है ना, जो बंदरगाह है ये सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा जो प्राप्त हुआ है वो लोथल से हुआ है। अगला देखो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों का विशाल स्नानागार और हड़प्पा से 6 अन्नागार मिले हैं। याद रखिए, मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों का विशाल स्नानागार और हड़प्पा से 6 अन्नागार मिले हैं, याद रखिएगा। अगला है, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो सिंधुकालीन लोगों को है, अर्थात जो सिंधन सभ्यता कहते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, क्योंकि कपास जो पैदा किया गया था सर्वप्रथम यहीं पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, हड़प्पाई लोग जो हैं, जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, है ना, यहाँ पर भेड़, सुअर पालते थे। एक कुबड़ वाला जो सांड है ना, उसे विशेष रूप से यहाँ पर है, आपने मूवी भी देखा होगा मोहनजोदड़ो, उसमें से बहुत अच्छी तरीके से बताया भी गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह एवं लोथल से मिली एक संदिग्ध मड़ मूर्ति टेरा क्यूब से आपको मिलती है। मतलब ये संदिग्ध तरीके से है। तांबा जो आपका मिलता है वो खेतड़ी राजस्थान से आता था, टिन जो आपके अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि हड़प्पा कालीन जो समाज था कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। याद रखिएगा कि हड़प्पा कालीन नहीं बताना है, यहाँ पर याद रखिए हड़प्पा कालीन में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक में लगाइएगा, मात्र सत्तात्मक लगाना था। यहाँ पर देखा जाए तो हड़प्पा कालीन एक माप की जो विधि थी, माप तौल की जो पैमाना था वो 16 के गुणक में होता था, जैसे 16, 32, 64, है ना, इसी रूप में आपको देखने को मिलता था। मृदभांड लाल व गुलाबी रंग के होते थे। ठीक है, क्या मृदभांड लाल और गुलाबी रंग के होते थे, लेकिन इन पर काला अलंकरण कर दिया जाता था। जो लिपाई है, पुताई है, वो आपके काला अलंकरण से होता था। मृद भांडों पर सिंधु लिपि लिखी मिलती थी। ठीक है, मृद भांडों पर सिंधु लिपि लिखी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सैंधव मोरें प्रायः जो थी बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार होती थी।
मोहनजोदड़ो लोथल से नाव की आकृति की मुहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव जैसे होती है ना, नाव की आकृति की मुहर भी आपकी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, उत्खनन और उत्खननकर्ता, वर्ष और नदी। जैसे हड़प्पा आपसे पूछेगा हड़प्पा कहाँ पर है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता कौन है, तो आपके कहेंगे दयाराम साहनी हो जाएंगे। कब हुई थी, तो 1921 में। किस नदी किनारे, तो आप कहेंगे रावी। तो सीधा सीधा हड़प्पा रावी, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी उत्खनन कराया था। और देखा जाए तो आपकी मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी है, सिंधु नदी के किनारे अर्थात सिंधु नदी किनारे हुआ था। लोथल जो कि आपके गुजरात में है, याद रखिए भोगवा नदी किनारे है। रंगनाथ राव ने इसकी यहाँ पर उत्खनन करवाया। राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में है ना, और सूरज भान ने यहाँ पर उत्खनन करवाया। और ये घग्गर नदी के किनारे हैं। जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उसी पर फोकस भी है। मांडा देखिए जम्मू कश्मीर में है, और भैया ये चिनाव नदी किनारे है। सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, और याद रखिएगा दशक नदी के किनारे है। वहीं पर आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में, और ये हिंडन नदी के किनारे आपका है। आते हैं अगले पॉइंट में, जो कि आपका ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल जो कि आपके 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व में आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि आर्यों का मूल स्थान पूछा जाता है कि आर्यों का मूल स्थान या मूल निवास क्या था। तो मध्य एशिया में जो आल्पस पर्वत है, इसके पूर्वी क्षेत्र के आसपास माना जाता है जो आपके आर्य थे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है। भारत में जो आर्य आए हैं इनकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती हैं। पशु चराना इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, ऋग्वेद एक संहिता है। क्या है, ऋग्वेद जो है एक संहिता है, जिसमें से 10 मंडल हैं। यहाँ पर 10 व 28 क्या हैं, सूक्त हैं। 27 अभिलेख जो कि यहाँ पर सूचना मिलती है। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत यहाँ पर आई थी। ऋग्वेद के मंडल 2 से लेकर 7 प्राचीन अंश हैं। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भैया 7वां मंडल, देखो 7वें मंडल में दशराग युद्ध का आपका वर्णन आपने सुना होगा कि भैया 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि पारुष्णी नदी अर्थात रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। पारुष्णी नदी का यह नाम याद रखिएगा कि रावी नदी को ही पारुष्णी नदी यहाँ पर कहते हैं। 10वें मंडल के भाग पुरुषसूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई है। यहाँ पर देखिए आपसे चलिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया जो 10वां मंडल है उसमें से पुरुषसूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की गई है। 4 जो वर्ण हैं उनकी व्यवस्था मिलती है 10वें मंडल में। जन शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है सर्वाधिक बार हुआ है। याद रखिए जन शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार 275 बार हुआ है। इंद्र का वर्णन 250 और गंगा का वर्णन मात्र 1 बार हुआ है। याद रखिएगा गंगा का वर्णन मात्र 1 बार मिलता है। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है पुरंदर शब्द। ये पुरंदर क्या है, एक उपाधि है। किसकी उपाधि है, इंद्र की उपाधि है, जिसका अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। क्या होता है, दुर्ग को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह के प्रचलन का आभास मिलता है। मतलब जो ऋग्वेद है यहाँ पर नियोग प्रथा विधवा विवाह के प्रचलन का आभास मिलता है। लेकिन अगर पूछे कि क्या बाल विवाह का कोई उदाहरण है, तो नहीं। याद रखिए बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। याद रखिए किसमें, तो आपके ऋग्वेद में। इस बात को भी याद रख लेना है। यहाँ पर अगला है कि गाय को सर्वोत्तम धन माना जाता था। गाय के लिए होने वाले युद्धों के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उस समय जिसके पास जितनी गाय होती थी उतने ज़्यादा अमीर मानते थे, है ना। तो गाय के लिए युद्ध भी हुआ करते थे, और इस युद्ध को गविष्ट शब्द कहा गया है। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है कि राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। इस समय राजा का जो पद था अनुवांशिक हो चुका था, जो कि सभा समिति विदथ गण जैसे संगठनों की सहायता से शासन करता था। ये सभी मिलकर क्या करते थे, शासन करते थे, है ना, यहाँ पर इनके माध्यम से। अगला है ऋग्वेद में जैसे उषा है, अदिति है और सूर्या आदि देवियों का वर्णन भी आपको मिलता है, ठीक है। अगर पूछे उषा अदिति सूर्या ये जो देवियाँ इनका वर्णन तो आपके ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऋग्वेद का जो नवम मंडल है, नवम मतलब नवा मंडल है, ये सोम देवता की स्तुति में है। स्तुति मतलब होता है उसकी प्रशंसा। तो सोम देवता की प्रशंसा में है। इन्हें वनस्पति का अधिपति माना गया है। याद रखिएगा जो सोम देवता हैं इनको वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। ये भी आपको याद रख लेना है। पूषण, याद रखिए पूषण पशुओं के देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे। मारुत को आंधी के देवता के रूप में जाना जाता है। मारुत आपकी जानते हो हनुमान को कहते हैं। तो भैया आपको मालूम है ये आंधी की तरह बिल्कुल उड़ते भी हैं, तो मारुत आंधी को देवता कहते हैं। तो ये भी याद रहेगा मारुत आंधी के देवता। पूषण जो आपके हैं वो पशुओं के देवता हो जाएंगे। अगला देखो दिया गया है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में से कह रहा है कि इस काल की जो प्रमुख रचना है, देखिए यहाँ पर जो आपका उत्तर वैदिक काल है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व आपका है।
कह रहे हैं इस काल की जो मुख्य रचना है वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, ब्राह्मण जैसे ग्रंथ हैं, अरण्य हैं, उपनिषद आपके मिलते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित मृत्यु लोक का देवता माना गया है, अर्थात जो आपके परीक्षित हैं, परीक्षित ये मृत्यु लोक का देवता इनको माना गया है। इसका वर्णन अथर्ववेद में है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इससे ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जो जानकारी मिलती है ना, किससे, तो सामवेद से, सा रे गा मा पा धा नी, है ना, वही जो आपका है 7 स्वरों की जानकारी मिलती है सामवेद से। और यह सूर्य देवता को समर्पित है, याद रखिएगा, जो आपका सामवेद भी है। अगला दिया गया है कि यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी जो यज्ञ हैं इनका वर्णन मिलता है, किसमें, यजुर्वेद में। धनुर्वेद इसका उपवेद है। यजुर्वेद का देखा जाए तो धनुर्वेद जो है इसका उपवेद आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 3 बहुतायम्पी हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को मिला दिया जाए वेद त्रयी कहते हैं या वेद जयी कहते हैं, ठीक है। इसमें से अथर्ववेद को नहीं मिलाना है, याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब यहाँ पर अथर्ववेद भी होगा तो आ से आ जो होता है पहले हटा दीजिएगा, अथर्ववेद को हटा दीजिएगा। आ भाई जब हम लोग पढ़ते हैं छोटा आ बड़ा, तो जब स्टार्टिंग है आ से हो रही तो आ को हटा दीजिए, तो बस बचे क्या, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये हैं वेद त्रय जिनको वेद जयी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसका जो नाम पड़ा है वो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। इसका उपवेद है शिल्पवेद, जिसके रचयिता विश्वकर्मा आपके हैं। सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा कौन है, तो भैया सामवेद के हैं कौन, पंचविंश हैं, और अथर्ववेद के जो आपके हैं, है ना, अथर्ववेद के जो आपके हैं वो आपके गोपथ हो जाएंगे। देखो सामवेद और वह अथर्ववेद, देखिए सामवेद और अथर्ववेद के आपके पंचविंश हैं और ब्राह्मण ग्रंथ के हैं वो आपके गोपथ हैं, याद रखिएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय दर्शन का पिता जो आपका कहा जाता है वो किसे कहते हैं, तो भारतीय दर्शन का पिता उपनिषदों को माना जाता है, याद रखिएगा। भारतीय दर्शन का पिता उपनिषदों को माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है, याद रखिए 108 हो जाएगी। बृहद उपनिषद जो आपका दिया है, बृहद अरण्य उपनिषद जो है ये अश्वमेध यज्ञ की विवेचना इसमें से की गई है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भैया जो कठोपनिषद है ना, कठोपनिषद में यम कामा जो नचिकेता हैं इनके संवाद का वर्णन मिलता है। भारत को जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। राज्य की जो उत्पत्ति है इसका सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है, मतलब बोलते हैं ना राज्य, तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इस काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, ठीक है, याद रखिएगा। इस काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। सती प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपके अथर्ववेद मिलता है। इस समाज का मुख्य व्यवसाय था कृषि, क्या था, कृषि था। अगला है इस समाज का मुख्य व्यवसाय हो गया सिक्कों का प्रचलन निष्क, शतमान, वृषणों के रूप में होता था। राजा द्वारा कर या नजराना लिया जाता था जिसका अधिकारी संग्रहित होता था, ठीक है। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ होता था। सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान यहाँ पर मिला है। सृजन के देवता कौन है, प्रजापति, इनको सर्वोच्च स्थान मिला है। तो याद रखिएगा सोमरस है ये आर्यों का मुख्य पेय आपका है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो भैया देखिए आज की इस वीडियो में आपने प्राचीन इतिहास में वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने पढ़ा है। हो सके तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। जब भी आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना हो और IMP क्वेश्चन आपको हो तो आपको इसको देख लेना है, बहुत बड़े वीडियो है भी नहीं है। साथ में यहाँ पर अपनी नोट्स भी बना लेंगे तो और भी आपका बेस्ट रहेगा। और इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये बेसिक आपकी बेहतर तरीके से तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, है ना। प्लेलिस्ट के माध्यम से ऐसे आपके जो वीडियो बने हैं उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।